तो बच्चों शुरू करते हैं आज के क्लास को। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों आज की क्लास में हम क्लास 11th के लिए चैप्टर 4 से रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, यानी कि बल के एसआई मात्रक होते हैं। देखिए बच्चों, फोर्स एफ का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। m को आप लिख सकते हैं kg, m का मतलब मास, और a फॉर होता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, और उसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको शॉर्ट में लिखा जा सकता है न्यूटन, जिसे कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। तो आप देख लें, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां पर है और न्यूटन यहां पर है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा। बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स द, यानी कि प्रथम गति नियम बताता है। देखिए बाबू, जो फर्स्ट एक तरफ लिख देते हैं फर्स्ट लॉ यानी कि प्रथम गति नियम किसका, न्यूटन का, दूसरी तरफ लिख देते हैं सेकेंड लॉ, और तीसरी तरफ लिख दे रहे हैं थर्ड लॉ। जो फर्स्ट लॉ होता है वह इनर्शिया के बारे में बताता है, यानी कि जड़त्व के बारे में बताता है। न्यूटन सेकेंड लॉ जो होता है वह फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है, यानी कि फोर्स का परिमाण बताता है। और जो थर्ड लॉ होते हैं वह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताते हैं। थर्ड लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत को बताते हैं। मिल गया? तो यहां पूछा क्या जा रहा है, फर्स्ट लॉ पूछा जा रहा है। तब फर्स्ट लॉ क्या बताता है, इनर्शिया बताता है, यानी कि जड़त्व के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड इट्स सीजीएस यूनिट, यानी कि बल का एसआई मात्रक तथा उसके सीजीएस मात्रक का अनुपात बताना है। देखिए बाबू, एक तरफ लिख देते हैं एसआई यूनिट और दूसरी तरफ लिख देते हैं सीजीएस यूनिट। आपको पता है कि फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है। यह भी आपको पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। अब डाइन को नीचे भेज दें, न्यूटन बाई डाइन कर दें, और 10 टू दी पावर 5 और 1 को नीचे ला दें। अब यह हो गया एसआई यूनिट, यह हो गया सीजीएस यूनिट। तो दोनों का रेशियो, यानी कि न्यूटन और डाइन का रेशियो 10 टू दी पावर 5 रेशियो 1 होता है। तो आप देख लें हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 10 टू दी पावर 5 रेशियो 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मेजर ऑफ इनर्शिया, निम्नलिखित में से कौन जड़त्व का माप होता है। बाबू देखिए, सिंपली जो ऑब्जेक्ट का मास होता है, द्रव्यमान होता है, वही इनर्शिया का मेजरमेंट होता है। ठीक है ना, ये ऐसे कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर, मास पर डिपेंड होता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ। अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या देता है, फोर्स देता है ना। तो यहां पर भी क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है। यहां पर देखें कि न्यूटन का दूसरा नियम फिल इन द ब्लैंक्स का परिमाण बताता है। तो अभी जस्ट पढ़े हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताता है, फोर्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम गिव्स, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर स्पष्ट करता है। देखिए कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, और रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम को लिख सकते हैं P2 माइनस P1, और टाइम को टाइम रहने दें।
P2 को आप लिख सकते हैं mv यानी कि फाइनल मोमेंटम, और P1 को mu यानी कि इनिशियल मोमेंटम। अब बाई कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। यहां पर क्या कॉमन हो जाएंगे, m हमने कॉमन ले लिया और v माइनस यू बाई टी हो गया। तो हमारे पास हो गया m, और v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, त्वरण का। और लास्ट में रिजल्ट क्या मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है। यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम गिव्स फोर्स, बल के बारे में बताता है, उसी का फॉर्मूला प्रोवाइड करता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज। देखिए बाबू, फोर्स का पहले फॉर्मूला लिखिए, तो m इंटू ए, m को kg और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg का डायमेंशन m, मीटर का l और सेकेंड का t स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 1 कर दीजिए, m1 l1 और t को ऊपर भेज दीजिए तो माइनस में हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, ये आप 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, अगर प्लस में है तब। तो हमारे ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, mlt-2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ बॉडी विथ मास m इज प्लेस्ड इन अ लिफ्ट एंड लिफ्ट फॉल्स फ्रीली डाउनवर्ड। यानी कि मुक्त रूप से गिरते हुए लिफ्ट में m द्रव्यमान वाले वस्तु को रखा गया है। तो आपको बताने हैं कि कौन सा इसमें सही होगा। सबसे पहले r का मतलब होता है अपैरेंट वेट, यानी कि आभासी भार। इसको एक और नाम दिया जाता है रिएक्शन फोर्स, यानी कि अभिक्रिया बल। अब देखें, सपोज कीजिए एक लिफ्ट है, ध्यान से देखिएगा बुआ, इसमें हम बैठे हुए हैं, हमारा द्रव्यमान m है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा बुआ। तो इसको अर्थ नीचे की तरफ खींचेगी WT से। WT का मतलब होता है ट्रू वेट, वास्तविक भार। पृथ्वी जितना फोर्स से ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है, ऑब्जेक्ट का वही ट्रू वेट होता है और यह mg के इक्वल होता है। ट्रू वेट के जस्ट अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स लगता है। यही जो वेट होता है, रिएक्शन फोर्स कहें या अपैरेंट वेट कहें, इसी वेट को ऑब्जेक्ट फील करता है। अब देखें, WT को एक और लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। ऊपर जाने का मतलब R का वैल्यू ज्यादा है, किससे, WT से। और WT का फॉर्मूला कितना होता है, mg होता है। तो यहां पर ये वाला केस बनेगा, अभी ये वाला नहीं आया है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। एक लिफ्ट है, इसमें बैठे हुए हैं मास m और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। तो फिर से ये हो जाएगा WT और mg, इसके ठीक अपोजिट R। तो लिफ्ट नीचे आ रही है, यानी कि यहां पर WT ग्रेटर है किससे, R से। तो WT का फॉर्मूला होता है mg, mg ग्रेटर किससे है, R से है। इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो फील करेगा, जो वेट फील करेगा, वो ज्यादा होगा। यानी कि ट्रू वेट से R का वैल्यू ज्यादा होगा, तभी ना ऊपर उठ रहा है। और इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, ऑब्जेक्ट का जो भार होगा, ट्रू वेट से ज्यादा हो जाएगा ऊपर उठते समय। नीचे आते समय ऑब्जेक्ट का जो ट्रू वेट होगा, ऑब्जेक्ट के वेट, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो ट्रू वेट होगा, ऑब्जेक्ट जिस वेट को फील करेगा उससे कम हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, घटेगा। फिर से देखें, देखिए इस कंडीशन में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है ना लिफ्ट के साथ में, तो नीचे आने का मतलब WT ज्यादा है। यानी कि वस्तु जब लिफ्ट में नीचे आ रहा हो तो इस कंडीशन में वस्तु का वजन पहले के कंपेयर में थोड़ा कम हो जाएगा और वेट कम हो जाएगा। ऊपर उठते समय बढ़ जाएगा, नीचे आते समय घट जाएगा।
अब आप देखें, अब एक कंडीशन और आता है कि जब लिफ्ट नीचे आ रहा हो और उसका सपोर्टिंग केबल यानी कि उसका तार ही टूट जाए। अब तार टूटेगा तो लिफ्ट नीचे आना शुरू होगा और इसके अंदर जो बैठे होंगे वो भी इधर उधर करते हुए वो लिफ्ट के साथ नीचे आने लग जाएंगे। तो नीचे ही अपने मन से नहीं आएंगे, इसको पृथ्वी जिस अनुसार से खींचेगी उस अनुसार से नीचे ही आएंगे। इसके ठीक अपोजिट एक फोर्स लगेगा, क्या? आर। अब देखिएगा, यहां पर जो ऑब्जेक्ट या लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा वो अर्थ के एक्सेलरेशन के बराबर होगा, क्योंकि नीचे जब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट अपने मन से नहीं आ रहा है, उसको कौन खींच रही है? अर्थ खींच रही है अपनी तरफ। अर्थ अपना एक्सेलरेशन जितना लगाएगी उतना ही ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा। अब इसमें ग्रेटर कौन है? नीचे आ रहा है तो WT ग्रेटर है और स्मॉलर कौन है? R है। तो जब एक बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हो और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, मान के इसको F1 मान लीजिए, इसको F2 मान लीजिए। F1 ऊपर, F2 किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है। तो यहां पर जब नेट फोर्स आप निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब आप नेट फोर्स निकालेंगे, यहां निकाल दे रहे हैं, फोर्स नेट निकालेंगे, तब बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा ठीक से यहां पर। अब इसको थोड़ा सा हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको थोड़ी सी हमें जरूरत है, स्पेस की जरूरत है, इसको हमने इरेज कर दिया। अब देखिएगा बुआ, तो यहां पर ग्रेटर कौन है? F2 ग्रेटर है क्योंकि नीचे आ रहे हैं। तो नेट फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला F2 माइनस F1। तो नेट फोर्स F2 को हमने क्या बोला? WT बोला और F1 को R। F का फॉर्मूला होता है MA, WT किसके बराबर है? हम पढ़ते आ रहे हैं WT किसके बराबर होता है? mg के बराबर। तो mg माइनस R, R को इधर भेजिए और MA को इधर बुलाइए, तो mg माइनस MA क्या कॉमन हो जाएगा? M कॉमन हो गया, G माइनस A हो गया। तो यहां पर A किसके बराबर है? हम बताए हैं कि यहां पर A किसके बराबर होगा? G के बराबर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का वही एक्सेलरेशन होगा जो अर्थ का एक्सेलरेशन होगा, अर्थ जिस एक्सेलरेशन से खींचेगी। तो M G के बदले में A रख दीजिए, तो A में से ये गया 0, 0 में M से मल्टीप्लाई आपने किया, 0 हो गया, यानी कि R का वैल्यू किसके बराबर हो गया? 0 हो गया। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस कंडीशन, यानी कि ऑब्जेक्ट को फील होगा कि उसका अपना कोई वेट नहीं रह गया है। और ये कब होता है? ऐसा नहीं कि केवल लिफ्ट के लिए भी होता है, ये आप एरोप्लेन पर से कूद जाइए बिना सपोर्ट का, छत पर से कूद जाइए बिना सपोर्ट का, तब ऐसा आप फील कर सकते हैं। ऐसा लगेगा कि आपका वेट नहीं है, वेट लगभग नेग्लिजिबल हो गया है, 0 हो गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ इनर्शिया वाज गिवन बाय, ये तो पता है कि इनर्शिया लॉ को किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। और इनर्शिया लॉ का एक लॉ ऑफ इनर्शिया को एक और नाम कहते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसका बाद में न्यूटन साहब ने इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया और नाम रख दिया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया इज, यानी कि जड़त्व का एसआई मात्रक होता है। बच्चों अभी हम कुछ देर पहले पढ़े थे कि जो इनर्शिया होता है बॉडी के मास पर डिपेंड होता है, मास नहीं होता है, यानी कि इनर्शिया का यूनिट केजी नहीं होगा, ये एक प्रॉपर्टी होता है। कौन सा प्रॉपर्टी? जिसमें ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति में चल रहा है तो वो एक समान गति में रहना चाहता है, और ऑब्जेक्ट अगर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो लगातार उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, बाहर से कोई फोर्स ना लगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट है तो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि फोर्स ना लगा दें, ठीक है ना। तो देखिए बाबू, तो इनर्शिया क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है और प्रॉपर्टी का कोई यूनिट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नथिंग। नेक्स्ट, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज 0 देन इट्स, अगर किसी गतिशील वस्तु पर का कुल बल 0 हो तो उसका बताने हैं कि कौन से ऑप्शन आपके सही होंगे। देखिए बाबू,
फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो कह रहा है कि नेट फोर्स 0 हो जाए, तो नेट फोर्स का 0 और लिख सकते हैं m इंटू ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 बाई एम इज इक्वल टू ए, 0 बाई एम यानी कि 0 इज इक्वल टू ए। तो उसका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होंगे इसके। नेक्स्ट, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाई, किसी वस्तु का संवेग होता है। बच्चों, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू भी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्केलर फॉर्म में m भी। अब आप देख लें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ग्रेटर देन फोर्स विल, अगर संवेग की दर में परिवर्तन अधिक हो तो बल होगा। देखिए, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और पीछे पढ़े तो क्या रिजल्ट देता है? फोर्स का रिजल्ट देता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है। अगर ये इंक्रीज होने लग जाए, इसका इंक्रीज होने का मतलब कि कम समय में वेलोसिटी ज्यादा चेंज होने लग जाए, तो वेलोसिटी ज्यादा चेंज हो रहा है यानी कि ज्यादा फोर्स लग रहे हैं। तो जब चेंज ग्रेटर होगा तो फोर्स भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। नेक्स्ट 14, द डायरेक्शन ऑफ इंपल्स इज, आवेग की दिशा होती है। बाबू देखें, इंपल्स का फॉर्मूला होता है, इंपल्स का फोर्स इनटू टाइम। इसको ऐसे भी लिखा जाता है फोर्स एवरेज, औसत बल इनटू टाइम। तो इंपल्स डायरेक्ट कनेक्ट किससे है? फोर्स से है। तो जिधर से फोर्स लगेंगे उधर ही इंपल्स होगा। इंपल्स का मतलब एक और होता है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वही इंपल्स का भी डायरेक्शन होगा, और चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन के इक्वल होता है। फोर्स जिधर लगेगा उधर मोमेंटम में चेंजिंग आएगा, और जिधर मोमेंटम चेंज होगा उधर ही इंपल्स चेंज होगा, यानी कि आवेग चेंज होगा। तो मोमेंटम के बारे में तो क्वेश्चन में नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेम एज अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट, इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी गेट डबल देन इट्स मोमेंटम विल बी, अगर किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसके संवेग हो जाएंगे। देखें बाबू, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम भी, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, P1 मान लीजिए। सेकंड वाला मोमेंटम निकालिए जब वेलोसिटी को डबल कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया। 2 को बाहर, एम भी लिख दीजिए 2, और यहां देखिए एम भी किसके बराबर है? P1 के बराबर है। तो जो नया मोमेंटम आया वो पुराने वाले मोमेंटम का दोगुना आ गया, यानी कि वेलोसिटी डबल करने पर उसका मोमेंटम भी डबल हो जाता है। ये तभी होगा जब मास कांस्टेंट हो, यानी कि द्रव्यमान नियत हो, द्रव्यमान में चेंजिंग नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज एट रेस्ट देन इट्स लीनियर मोमेंटम इज, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है विराम में है तो उसके रेखीय संवेग होंगे। बाबू देखिए, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू भी, मोमेंटम में m 10 kg है और वेलोसिटी 0, क्यों? क्योंकि कह रहा है किसमें है? रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो भी कितने होंगे? 0 होंगे। तो 10 इंटू 0 0, तो मोमेंटम भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? हमारे लिए ऑप्शन सही हो जाएंगे 0 वाले ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स इज, आवेग का एसआई मात्रक है या होता है? देखिए बाबू, इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, इसको ऐसे भी लिखा जाता है औसत बल इनटू चेंज इन टाइम। यहां फोर्स है ना, तब फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकंड, तो हमारे पास हो गया न्यूटन सेकंड। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड को, न्यूटन को लिखा जा सकता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर क्या है? सेकंड है ना, सेकंड से सेकंड कैंसिल, हमारे पास आ गया केजी मीटर बाई सेकंड,
यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड। एक और चीज का फॉर्मूला ऐसा यूनिट होता है किसका, मोमेंटम का, संवेग का। तो आप देख लें न्यूटन सेकेंड यहां पर है, केजी मीटर पर सेकेंड यहां पर है। तो ए और बी दोनों सही होंगे, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट 18, अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन लिफ्ट and the lift is moving upward with acceleration a, then the weight of person, त्वरण a के साथ ऊपर की तरफ जाते हुए लिफ्ट में एक व्यक्ति खड़ा है, यहां स्पेलिंग मिस्टेक है, लिफ्ट होगा। एक व्यक्ति खड़ा है तो उसका भार, देखिए बाबू हमने पहले कभी पढ़ाया है, आज ही के क्लास में एक क्लास हुआ है यहां पर कि जब वस्तु ऊपर जा रहा होता है तो R ज्यादा होता है किससे, WT से, और जब R ज्यादा होगा तो वस्तु का वजन भी एज कंपेयर टू प्रीवियस, यानी कि ट्रू वेट के कंपेयर में वह ज्यादा भार फील करेगा, ज्यादा वेट फील करेगा। बस यही क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। तो जब वस्तु ऊपर जा रहा हो तो क्या होगा, उसका वजन, उसका वेट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, a 10 Newton force is applied on a body to produce an acceleration of 1 meter per second square, then the mass of body is, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाकर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया जाता है तो वस्तु का द्रव्यमान होगा। देखिए बाबू क्या क्या दिया, 10 न्यूटन, तो F का वैल्यू 10 न्यूटन। अच्छा, यहां पर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको मास निकालना है, तो फॉर्मूला जानते हैं, F इक्वल टू एम ए को नीचे भेज दीजिए तो m बच गया, F का वैल्यू 10 और A का वैल्यू 1, तो 10 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा, 10। तो मास कितना आ गया, मास इक्वल टू हो गया 10 kg। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन, क्रिया प्रतिक्रिया बल कार्यरत होते हैं। बच्चों ये कौन सा लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एक्शन रिएक्शन हमेशा सेम होते हैं, उनका वैल्यू सेम होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। लेकिन एक्शन रिएक्शन के लिए दो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, एक जो एक्शन कर सके और एक जो रिएक्शन कर सके। तो हमारा आंसर होगा 2 डिफरेंट बॉडी। सेम बॉडी पर नहीं हो सकता है, बहुत सारे बॉडी पर नहीं हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि दो विभिन्न वस्तुओं पर लगते हैं, एक वस्तु जो एक्शन कर सके और दूसरा वस्तु जो रिएक्शन दे सके। इन एसआई द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज, एसआई में बल के गुरुत्वीय मात्रक होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहां गुरुत्वीय होगा, मात्रक होते हैं। देखिए बाबू, देखिए तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स याद रखिएगा किलोग्राम वेट होता है, हिंदी में से पढ़ा जाता है किलोग्राम भार, इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखे रहता है केजीएफ। हाँ याद आ गया होगा केजीएफ के बारे में, एक मूवी भी है इस पर। 1 kgf इज इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन, 21 में एसआई यूनिट के रूप में। वहीं अगर सीजीएस के रूप में देखा जाए ग्रेविटेशनल यूनिट, तो एक होता है ग्राम वेट और इसको कहा जाता है जीएफ। वो जीएफ नहीं जो आप सोच रहे हैं, जीएफ का मतलब होता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, और 1 जीएफ इज इक्वल टू होता है 980 डाइन, 980 डाइन। एक डाइन पूरा मोहल्ले को तंग किए रहता है। अब आप समझ जाएं कि 1 जीएफ कितना डाइन के बराबर, 980 डाइन के बराबर, तो आपका क्या होगा। सो खैर छोड़िए, यहां पर जीएफ का मतलब वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हैं, यहां पर होगा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, और ये बराबर होता है 980 डाइन के। किसी किसी बुक में 981 डाइन भी लिखा रहता है, एक डाइन और बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए, हालांकि आप भी जो सोच रहे हैं वो भी रिलेशन सही दिख रहा है। हाँ, नेक्स्ट इसका आंसर देख लें कौन सा होगा बाबू। तो इसका आंसर होगा, ऐसा ही पूछ रहा है ना, तो केजीएफ
या केजी वेट, आप देख लें केजी वेट है और ये दोनों क्या हो जाएगा, सीजीएस हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्स, इनमें से कौन एक बल नहीं है। वेट फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसमें तो नाम ही है फोर्स, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी फोर्स होता है। बच गया इंपल्स, इंपल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम होता है, तो ये फोर्स नहीं है, फोर्स के इक्वल नहीं है, फोर्स इंटू टाइम के इक्वल है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि न्यूटन के तीसरे गति के नियम स्पष्ट करते हैं, आपको पढ़ाए गए हैं, हमने बताया है आज ही के क्लास में कि न्यूटन थर्ड लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है, यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत को। ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट, 1 डाइन इज इक्वल टू, बाबू देखें 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, 1,00,000 डाइन, सोच लें। अच्छा, डाइन को नीचे भेजें या आपको क्या निकालना है, डाइन निकालना है ना, तो आप क्या कर दें 1 न्यूटन आप बाई 10⁵ कर दें, यहां डाइन रहने दें, इसको ऊपर भेजिए, तो 1 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन इज इक्वल टू डाइन, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻5 न्यूटन इज इक्वल टू डाइन। 1 डाइन 1 डाइन, आप देख लें 1 डाइन किसके बराबर है, 10⁻⁻5 न्यूटन के, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। और नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, मैंने पढ़ाया है कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि वस्तु के जड़त्व निर्भर होते हैं मास पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, बाकी किसी पर भी नहीं। तो बच्चों रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।